हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्त, आज हम लोग समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 31 से देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। ये कौन सा पद -81 है, यानी कि n हमारा पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा n का वैल्यू लेंगे जो हमारा पद जो होगा वो 81 होगा। यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है वो tn दिया हुआ है -81। ठीक है, अब tn -81 दिया हुआ है तो इसमें से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पद होगा जो -81 उसका पद होगा। तो आपका एपी दिया गया है 21, 18 और 15। tn दिया हुआ है तो tn का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a + n - 1 × d। अब देखिए tn हमारा जो है वो -81 है, a का वैल्यू 21 हो जाएगा, प्लस n पता नहीं है और d का मान आपका -3 हो जाएगा। -81 बराबर 21 प्लस माइनस 3n और +3। 81, 21 और 3 24 और -3n -81 है, प्लस इधर है तो ये 24 माइनस होगा, -3n होगा। अब 4 और 1 5 हो जाएगा और 8 2 10 और 1 11 है ना। 4 1 5, 8 2 10, 4 1 5 है ना, तो 10 ही होगा ना। 105 बराबर -3n। ये -105, ये माइनस से माइनस कटेगा और 3 से कटेगा 35 बार में। 35 दिया 105, यानी n का जो वैल्यू होगा वो 35 होगा। 35वां पद जो होगा वो 81 होगा, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है कि 2 4 6 8 ... n के an पद यानी व्यापक पद का मान क्या होगा। अब देखिए व्यापक पद को ही हम लोग कहते हैं tn या कहते हैं an या तो इसे l भी कहा जाता है। अब ये पूछा जा रहा है कि इसका tn क्या होगा, जबकि आपका श्रेणी दिया गया है 2 4 6 8 ... n तक। तो इसका जो tn बराबर होगा फार्मूला a + n - 1 × d होगा। a का वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगा, n मालूम नहीं है, d का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा, यानी कि 2 + 2 में n से 2n और -2 एकम 2, ये +2 और ये -2 कट जाएगा तो आपका ये बचेगा 2n। यानी इस AP का an का जो व्यापक पद का जो मान होगा वो 2n होगा, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है कि AP 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला पद जो होगा वो ऋणात्मक होगा। ऐसा कौन सा पद होगा जो सबसे पहला पद ऋणात्मक होगा। तो पहला पद ऋणात्मक होने के लिए 121 है, 117 है, फिर 113 है, इस प्रकार से। यहाँ का अगर सार्वयंतर देखा जाए इन दोनों का डिफरेंस तो हमारा होगा -4। ठीक है, तो tn बराबर a + n - 1 × d। अब देखिए a का वैल्यू 121 प्लस n हमें मालूम नहीं है, ये कौन सा पद पूछा जा रहा है, तो हम ऐसे प्रश्न को विकल्प से लेकर के चलेंगे। कहा है क्वेश्चन की कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो सबसे पहला ऋणात्मक पद होने के लिए अगर 32वां पद यानी ऑप्शन नंबर ए को लेकर के चलते हैं तो देखते हैं यहाँ से कि ऋणात्मक आता है या नहीं आता है। यानी n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 32 रखते हैं और d का मान हमारा जो है वो -4 है, यानी कि 121 और प्लस यहाँ से घट करके आ जाएगा 31 × -4, यानी ये हो जाएगा 121 और प्लस माइनस 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, यानी ये कट करके जो आ गया वो आपका 0 आया। तब तो 32वां पद से हमारा माइनस नहीं आ रहा है। अब इसे 121 प्लस 15वां पद को देखा जाए तो 15 - 1 और गुने d का वैल्यू है -4। 121 प्लस 14 और गुने -4, 121 प्लस 14 चौके 56 हो जाएगा, यानी ये भी नेगेटिव आपका नहीं आ रहा है, तब तो ये भी विकल्प नहीं होगा।
ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए तो सी में है 121 प्लस 20 माइनस 1 गुने माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 121, 19 और गुने माइनस 4, 121 माइनस 76, ये भी आपका पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, ऋणात्मक पद नहीं आएगा। यानी विकल्प एक बचा डी जो इसका ऋणात्मक पद होगा। आप इसे चेक कर लें, 121 प्लस n 42 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 4, यानी 121 प्लस यहाँ हो जाएगा 41 गुने माइनस 4, 121 प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 121 में से 121 को घटा लीजिएगा तो हमारा नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो यही पद जो होगा सबसे पहला पद, यानी कौन सा पद था जो पहला पद जो होगा वो ऋणात्मक होगा, तो 42वां पद जो होगा वो उस पद के लिए ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए लिखा है कि संख्याएं 4 एवं 12 के बीच समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य को हम लोग मध्यगत पद भी कहते हैं। समांतर माध्य यानी मध्यगत पद बराबर होता है पहला पद प्लस अंतिम पद और बटा 2 होगा। तो इसमें 4 जो है वो पहला पद है, अंतिम पद 12 है, इसे 2 से भाग लगाएंगे, 12 और 4 16 बटा 2, यानी कि इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा। इसका सी होगा, बी होगा, है ना। इसका मध्य समांतर माध्य पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, किसी समांतर श्रेणी 4 7 10 का 30वां पद क्या होगा। 30वां यानी टी 30 पूछा है, तो a प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 29d होगा। अब a का वैल्यू जो होगा वो आपका 4 प्लस 29 और d का मान इसमें से हमारा निकल करके आ जाएगा 3, 4 9 3 27, 2 बच गया, 3 दूना 6 2 8, 87 और 4 हो जाएगा 91, यानी 30वां पद जो होगा वो 91 होगा। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए लिखा है कि कौन सा पद समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 27 है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में दिखेंगे, अवश्य रहेगा। कौन सा पद 27 है, यानी n का वैल्यू ऐसा कौन सा होगा जो उसका टोटल पद जो होगा वो 27 होगा। तो 27 जो दिया गया है वो आपका Tn है। n हमें पूछा है कि कौन सा पद 27 होगा, तब तो Tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू 5 होगा, n हमें मालूम नहीं है, 1 गुने d का जो मान होगा यहाँ से आपका 2 निकल के आएगा, और Tn जो आपका दिया गया है वो है 27। ये 5 प्लस 2n माइनस 2, 5 में से 2 घटा लेंगे 3 प्लस 2n, ये आपका 27 होगा। 27 माइनस 3 बराबर 2n, यानी यहाँ से 24 बराबर 2n, 12 दूना के 24, n का मान जो हुआ वो 12 होगा, यानी 12वां पद जो होगा इसका वो 27 होगा। किसी एपी का व्यापक पद 3n प्लस 1 है तो सार्वयंतर पूछा गया है। अब व्यापक पद को ही Tn कहा जाता है, यानी कि Tn बराबर आपका 3n प्लस 5 दिया गया है। जब भी इसका व्यापक पद दिया रहेगा तो n का वैल्यू कोई प्राकृत संख्या रखेंगे, यानी कि 1 n का वैल्यू जहाँ जो हमारा होगा 1 2 3 इस प्रकार से हम रख सकते हैं श्रेणी को निर्माण करने के लिए। तो T1 को रखा जाएगा तो 3 गुने 1 प्लस 1 प्लस 5, तो 3 एकम 3 और 5 ये 8 हो जाएगा। T2 अगर निकालना चाहेंगे तो 3 गुने 2 प्लस 5, ये 6 और 5 11 होगा। T3 रखा जाए तो 3 और प्लस 5, 3 3 9 9 5 ये 14 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम आगे निकालते चले जाएंगे तो हमारा श्रेणी का जो निर्माण होगा वो होगा 8 11 और 14। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि सार्वयंतर बताइए कि क्या होगा। तो सार्वयंतर निकालने के लिए सार्वयंतर D को हम लोग T2 माइनस T1 कहते हैं, यही सार्वयंतर का फार्मूला होता है। अब इसमें से T2 आपका दिख रहा है 11 और T1 है 8, यानी इसमें घट करके आएगा 3, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो B होगा। क्वेश्चन नंबर 38, 3 8 13 18 का 24वां पद T24 का वैल्यू पूछा है, तो a प्लस 23d होगा। a का मान आपका 3 प्लस 23 और गुने यहाँ से d का वैल्यू निकालने के लिए गैपिंग देखेंगे, यानी 5 का अंतर है, सार्वयंतर 5 हो जाएगा। 23 बचे 115 हो जाता है, 115 और 3 118,
यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, AP 17, 14, 11 का माइनस डॉट 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 माइनस 40 का अंत से छठा पद पूछा है। 40 माइनस 40 का अंत से छठा पद, तो अंत से छठा पद पूछा है तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। 40 के, अब इसका गैपिंग देख लीजिए कि कितना का जा रहा है, -3 का, डिफरेंस -3 का है तो इसको -3 को घटाते चलेंगे, यानी -40 के बाद -3 आपका जुटेगा, है ना, -3 ही तो जुटेगा ना, तो क्या हो जाएगा -43। इस प्रकार से -46 इस तरीके से चलेगा। अंत से छठा पद पूछा है यानी T6 का वैल्यू, तो T6 यानी A + 5D हो जाएगा। A का वैल्यू आपका -40 + 5 और D का वैल्यू -3, यानी -40 और -15। D का वैल्यू जो 1 मिनट जब अंत से चलेंगे तो D का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो ये 15 हो जाएगा ना। अब 40 में से 15 घटाएंगे तो ये माइनस क्या होगा, 25, -25, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, AP 7, 10, 13 डॉट 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 184 के अंत से छठा 8वां पद ज्ञात करना है। वैसे ही प्रश्न है, सिर्फ डाटा चेंज है। इतना तक लिया गया है, 184 के अंत से 8वां पद यानी T8 का वैल्यू पूछा है, तो A प्लस यहाँ से 7D होगा। यहाँ से गैपिंग देख लें, कितना का गैपिंग है, 3 का गैपिंग है, तो 184 और 3 को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ये घटाएंगे, हाँ ये जब पॉजिटिव वैल्यू है तो इसमें घटाएंगे, यानी 184 के बाद क्या हो जाएगा 181, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ हमारा A का वैल्यू जो हो जाएगा 184 + 7 और गुने D का वैल्यू तब तो -3 होगा जब उल्टा जाएंगे तो, ठीक है, नेगेटिव यहाँ से जाएगा तो D का मान -3 होगा, सारे अंतर, यानी ये 184 और प्लस माइनस -21, 4 में से 1 चला जाएगा, 3 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 और 1 163, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में दिखेंगे, अंत से छठा पद, 5वां पद, 20वां पद, सब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन दिख सकता है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसे पालन करें। 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। बहुत वीवीआई प्रश्न है ये एकदम इम्पॉर्टेंट सवाल है। हालांकि ये ऐसे प्रश्न जो है वो सब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर में देना चाहिए, ठीक है, लेकिन वस्तुनिष्ठ को बनाया गया है ऐसे प्रश्न को, कोई बात नहीं, करना ही पड़ेगा। आपका श्रेणी है 10, 17 और 24 डॉट 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 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। ऐसा कौन सा पद होगा जो 13वें पद से 84 अधिक होगा, ठीक है, यानी 9वें पद से 13वां पद जो होगा वो 84 अधिक होगा। कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 3, 10, 7, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ से A की वैल्यू अगर देखा जाए तो 10 होगा और D जो होगा वो A की वैल्यू 3, अच्छा 3 है, श्रेणी 3 से शुरू हुआ है, 3 है, 3, 10, 17, 24, तब तो यहाँ से A का जो मान होगा वो 3 होगा और D का वैल्यू जो होगा वो 7 होगा, ठीक है। अब Tn बराबर होता है A + n - 1 × D और T13 को हम लिख सकते हैं A + 12D और ये प्लस हो गया 84, ठीक है। तो A जो है A + n तो हमें मालूम नहीं है, ये तो पूछा ना कि कौन से पद। अब यहाँ पे A की वैल्यू हम रख सकते हैं, A का मान हमारा है 3 प्लस D का मान 7। यहाँ भी A की वैल्यू वही होगी, हालांकि A से A को हटा लिया जाए तो बेहतर होगा, यहीं पे हटा देंगे, ठीक है। 3 + 12 और गुने D और ये प्लस 84। हालांकि 3 को यहाँ दोनों के लिए जब A का मान समान है तो A यहाँ से हटा सकते हैं, काट सकते हैं, ऐसे भी ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ होगा 7 में n से 7n - 7 बराबर 12 से ते ये हो जाएगा 84 और ये भी हो जाएगा आपका 84, यानी कि ये होगा आपका 7n बराबर ये 84 + 84 और +7, तो 7n बराबर, इसे जोड़ लें, 7 और 4
11 और 4 15, 1 बच गया, 8 और 8 16 और 1 17, ये कटेगा, 7 दूना 14, बच जाएगा 3 और 7 बचे 35, यानी n का मान जो होगा वो 25 होगा। 25वां पद जो होगा वो 13वें पद से 84 अधिक होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 42, AP 3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा। अंतिम पद से 20वां पद पूछा है, तो अंतिम जब भी कहेगा इसको आपको उलट देना है। 253, अब इन दोनों का गैपिंग देख लेना, कितने का गैप है, 5 का। अब 5 क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, तो 253 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 247। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। हमें 20वां पद पूछा है, यानी T20। अब T20 तो A+19D होगा। यहाँ से A की वैल्यू जो होगी वो 253, 19 और D। अब D का मान यहाँ से होगा आपका -5, -5 ही तो, -5, यानी कि ये हो जाएगा 253 और -19 बचे 95। अब इसको घटाएंगे, 13 में से 5 चला जाएगा तो 8 बचेगा, ये 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 158, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न जो हैं वो 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 1-1 नंबर में आपको दिखाया जा रहा है, और ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में रहेगा। अंतिम पद से कहेगा, कुछ करना नहीं है, जो श्रेणी है इसको उल्टा कर देना है। अब उल्टा करने के लिए यहाँ पर गैपिंग देख लेना है, डी का वैल्यू यहाँ से 5 दिख रहा है। ठीक है। अब 5 को घटाएंगे, अगर माइनस में होता तो 5 को जोड़ना होता, घटा करके जो हमारा डाटा होगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद अंतिम पद से कहा है तो अब इसको ए मानेंगे, यानी ये ए की वैल्यू होगी, और यहाँ से फिर हमें सार्वयंत्र को निकालना होगा। 247, अच्छा 248, हाँ 8 5 13 248, यानी इसकी जो गैपिंग होगी वो होगा कितना, -5 का। अब T20 निकालना है तो T20 बराबर A+19D हो जाएगा। A का वैल्यू हो जाएगा आपका 253, और यहाँ से सार अंतर जो निकल के आएगा -5 होगा, -5, 19 25 95, 253 में से 95 घटाएंगे 158 होगा। क्वेश्चन नंबर 43, किसी AP के AN को क्या कहा जाता है, क्या माना जाता है, तो एनवां पद को TN कहते हैं, या AN कहते हैं, या L कहते हैं। 3 नामों से इसे जाना जाता है, और इसी एनवां पद को हम लोग व्यापक पद कहते हैं। व्यापक पद कहिए, सामान्य पद कहिए, या मानक रूप कहिए, वो सब एक ही चीज़ है। तो इसका क्या हो जाएगा, किसी AP में AN को क्या माना जाता है, व्यापक पद माना जाता है। ठीक है। प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वयंत्र पूछा है। AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद T17, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 7 अधिक 17वां पद था, लेकिन अधिक किस में करेंगे, 10वें पद में, क्योंकि अधिक इसमें इसलिए नहीं किया जाएगा कि ये पहले से अधिक है। अगर इसको फिर से 7 अधिक कर लिया जाएगा तो ये 24 अधिक हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है कि AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वयंत्र ज्ञात करना है, हमें D निकालना है कि D क्या होगा। अब 17 है तो A + A हो जाएगा आपका 16D, और ये हो जाएगा A + आपका 9D, और ये +7 होगा। अब AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वयंत्र पूछा है, तो हमें A से तो कोई मतलब है नहीं, A को हटा लो, ऐसे भी कैंसिलेशन ला से वो कटेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 16D - 9D बराबर 7, ये हो जाएगा 7D बराबर 7, D बराबर यहाँ से आएगा 1, यानी इसका जो सार्वयंत्र होगा वो 1 होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो हो जाएगा ए होगा। यदि AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 हैं और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य है, शून्य कौन सा पद जो है वो शून्य है, यानी TN का वैल्यू जो है दिया गया शून्य। हमें पूछ रहा है N का मान, कि ऐसा कौन सा N का वैल्यू लेंगे जो उसका मान शून्य होगा। लेकिन उससे पहले भी कुछ कहा है कि AP के तीसरे और 9वें पद दिए गए हैं। तीसरे पद यानी T3 जो है आपका 4 है, और 9वें पद यानी T9 बराबर -8 है। अब T3 है तो A + ये आपका 2D बराबर 4 हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और T9 है, T9 बराबर -8, तो A + 8D बराबर आपका -8, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इसे हल कर लिया जाएगा, एक A और D का मान निकालेंगे तभी तो हमें TN निकाल सकते हैं।
यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के लिए इसे हमको घटाना पड़ेगा a + 2d बराबर 4। ठीक है, अब इसे घटाएंगे तो चिन्ह को बदलना होगा, ये कटेगा, 8d में से 2d चला जाएगा 6d, और ये 8 में से 4 चला जाएगा 4 बचेगा, है ना। अच्छा ये -8 है ना, ये -8 है, और जब सेम चिन्ह है तो घटाने पर होगा, तो ये प्लस से हुआ माइनस, यानी कि ये हो जाएगा आपका -12, ये 6 दूना के 12, यानी d की वैल्यू जो आया -2 आया। हमें निकालना है tn, और tn बराबर होता है a + n - 1 × d = 0। tn का वैल्यू 0 दिया गया है। a की मान जो है, अब a निकालने के लिए क्या करना होगा, इस समीकरण में रखना होगा, यानी a + 2d का मान जो आया है वो -2 आया है, बराबर 4 है। तब तो ये यहाँ से -4 बराबर 4, यानी यहाँ से a का वैल्यू जो आएगा वो 8 आएगा, प्रथम पद 8 हो जाएगा। 8 होगा -1 × d, d का मान जो है -2 है, -2 बराबर 0, ये 8। अब यहाँ पे जो हो जाएगा आपका प्लस माइनस -2n, माइनस प्लस 2 बराबर 0, 8 और 2 10 - 2n बराबर 0, 10 बराबर 2n, ये 5 दूना के 10, यानी n का जो वैल्यू हुआ वो 5 हुआ, यानी पांचवा पद जो होगा इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद बताइए कि प्रथम पद क्या होगा। यानी a की वैल्यू पूछा है, छठा और 12वां पद, छठा पद 13 है और 12वां पद 25 है। छठा पद यानी t6 बराबर 13 और आपका t12 बराबर है 25, तब तो ये हो जाएगा आपका a + 5d बराबर 13 और a + 11d बराबर 25। अब इसे हल कर लेंगे, तो हल कीजिएगा तो a + 11d बराबर हो जाएगा आपका 25, चिन्ह को बदलना होगा, ये कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका -6d और -12, 25 में से 13 को घटाएंगे तो 12 ही तो होगा ना, अब माइनस माइनस कटेगा, 6 दूना के 12, यानी d की वैल्यू 2 आया है, लेकिन हमें d पूछा नहीं है, हमें प्रथम पद पूछा है। अब किसी समीकरण में रख लो, यानी समीकरण 1 में रखेंगे a + 5d बराबर 13, a + 5d का मान 2 बराबर 13। अब ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 13 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, यानी प्रथम पद जो होगा इसका वो 3 होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, 81 और 1972 के बीच 17 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या बताइए कि 81 और 1972 के बीच 17 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी होगी। तो 81 से लेकर के हमें 1972 के बीच 17 से विभाज्यता देखना होगा। तो 81 और 1972 इन दोनों के बीच का ऐसी संख्या लेना है जो 17 से डिवाइड हो। तो 81 से आगे अगर हम बढ़ाते हैं 82, 82 क्या 17 से डिवाइड होगा, नहीं। 83 होगा, नहीं। 84 नहीं, 85 होगा, यानी यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 85 से। 85 उसके बाद निश्चित है कि जब 17 से डिवाइड है तो 85 में 17 को जोड़ना पड़ेगा, यानी अगले जो टर्म इसमें होंगे वो 85 में अगर 17 जोड़िएगा तो 7 5 12, 1 बचेगा, 8 1 9 1 10, यानी कि 102, 17 छक्के 102। अब यहाँ फिर 17 सत्ते 119, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। अब जाएगा कहाँ तक, हमें लास्ट करना है 1972 तक। तो 1972 क्या देख लीजिए 17 से कटने वाला है, 17 एकम 17 इसमें बच गया तो 2 पर 7 27, 17 एकम 17 10 और 102, ये बिल्कुल ये कटेगा। 1972 जो है देखिए 17 से डिवाइड है कि नहीं, उसके बीच में पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्याएं विभाजित होगी, कितनी संख्याएं होंगी। तो 17 एकम 17 ये बच गए इसमें 2 पर 7 27, 17 एकम 17 बच गया 10 और 10 पर 0 2 102, 17 छक्के 102, यानी 116, यानी कि ये निश्चित है कि कट जा रहा है 17 से, तब तो ये यहाँ तक जाएगा। और एपी के प्रकार में हम लोग पढ़े थे कि एपी 2 प्रकार की होती है, एक फिनाइट एपी होता है, ठीक है, फिनाइट एपी, और एक होता है इनफिनाइट एपी। इनफिनाइट एपी, फिनाइट एपी उसे कहते हैं जिसमें अंतिम पद हो, यानी सीमित एपी हो। तो ये अंतिम पद है 1972 और अंतिम पद को हम लोग टीएन कहते हैं। तब तो यहाँ से ए की जो वैल्यू होगा वो 85 हो जाएगा और डी की वैल्यू 17 होगी, चूंकि 17 से डिविजिबल है,
और ऐसे भी देख सकते हैं इसका गैपिंग जो होगा सार्वंतर डी होगा, 17 ही होगा। तो ए हो गया 85, डी हो गया 17 और ये जो अंतिम पद दिया गया है टीएन हो गया आपका 1972। ठीक है, तो हमें पूछा है कि इसमें 17 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए, यानी हमें इसमें पूछा है एन की वैल्यू पूछा है कि एन का वैल्यू क्या होगा, ऐसे कितने सारे पद होंगे जो 17 से डिवाइड होंगे। तो 17 से डिवाइड होने के लिए एन निकालना पड़ेगा, यानी जो दिया गया हमारा टीएन निकालिए। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन आपका है 1972, ए की वैल्यू हो जाएगी 85, एन हमें मालूम नहीं है और डी का मान है 17। 1972 बराबर 85 प्लस 17 एन माइनस 17। अब 1972 को देखा जाए बराबर 85 में से 17 को घटा लेंगे, 15 में से 7 चला जाएगा, 8 बचेगा और ये हो जाएगा 7 में से 1 चला जाएगा, 6 बचेगा 68 और ये प्लस हो गया 17 एन। अभी प्लस में इस तरफ लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा 1972 माइनस 68 बराबर 17 एन। 12 में से 8 चला जाएगा, 4 बचेगा, ये आपका 6 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 होगा, ये आपका 9 होगा, ये 1 होगा बराबर 17 एन। अब इसे काट लीजिए, 17 एकम 17 बच गए, इसमें 2 हो गए 20, फिर से 17 एकम 17 बच गया कितना 3, 17 दूना के 34, यानी एन की जो वैल्यू आ रहा है वो 112। 17 एकम 17 बच गया 2, 2 पर सुना 20, 17 एकम 17 3 और 3 पर 4 34, 17 दूना के 34, यानी एन का वैल्यू जो है 112 है। ठीक है, 112 ही होगा ना, यानी एन का मान जो होगा वो 112 होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, 112 ऐसे टर्म होंगे जो 17 से डिवाइड होगा। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का एनवां पद 6n-2 हो तो पहला पद क्या होगा। अब देखिए एनवां पद, और एनवां पद को हम लोग क्या कहते हैं, टीएन कहते हैं, और टीएन आपका दिया गया है 6n-2। जब भी ऐसा दिया रहेगा तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखेंगे, श्रेणी का निर्माण करेंगे। श्रेणी का निर्माण करने के लिए 1 रखेंगे, यहाँ 6 एकम 6 में से 2 चला जाएगा, 4 बचेगा, 2 रखिएगा, 6 गुने 2 माइनस 2, 6 दूना 12 में से 2 चला जाएगा, आपका 10 बचेगा। इस प्रकार से 3 रखेंगे, 6 गुने 3 माइनस 2, 18 में से 2 चला जाएगा तो आपको बचेगा 16। यानी यहाँ से हमें एपी का जो निर्माण हो रहा है वो होगा 4, 10 और 16, इस प्रकार से। तो पहला पद पूछा है तो पहला पद क्या दिख रहा है, 4, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद पूछा है। 12वां पद, तो 12वां पद यानी T12, तो A प्लस क्या हो जाएगा 11D। A की वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 11 और D का जो मान होगा सार्वंतर यानी D, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू आपका 9 है, T1 का मान 14 है, यहाँ हो जाएगा आपका -5, D का मान -5, A का मान 14 और 11 बचे 55। 55 में से 14 को घटा लेंगे, 5 में से 4 चला जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, -41। -41 यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ देखें। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल पूछा है। विषम संख्याओं का योगफल, तो विषम संख्याओं का योगफल हमें पूछा है। अब 0 से 50 के बीच जाना है, 0 to 50, यहाँ से विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 से शुरू होगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इस प्रकार से जाएगा कहाँ तक, 49 तक। ठीक है, तब तो ये अंतिम पद हो गया, और अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं, टीएन कहते हैं। तब तो टीएन बराबर जो हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। a की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1, n हमें मालूम नहीं है, और d हो जाएगा आपका 2, जबकि टीएन हमारा हो गया कितना 49। तो ये 49 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, यानी ये हो गया 49, 1 में से 2 चला जाएगा तो -1 और प्लस 2n होगा। अब 1 उधर उस तरफ जा करके 50 बनेगा, ये हो जाएगा 2n, 25 दूना के 50, यानी n की वैल्यू जो होगी वो 25 होगी। अच्छा एक मिनट, योग पूछा है, कोई बात नहीं, यहाँ से तो n निकाल लिया, हमें पूछा है योग, यानी एसएन पूछा है। ठीक,
तो एस भी निकालने के लिए ये निकालना ही पड़ता। तो एस जब आपका टी एन दिया रहे तो एस बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। इनकी वैल्यू आई 25/2। ए का मान है आपका 1 और एल का वैल्यू है 49। तो ये हो जाएगा 25/2 गुने 49 और 1 50। इससे 25 बार में 25 में 25 से गुना करेंगे 625। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो 625 होगा। अब थोड़ा देखिए, इसको लॉजिकली सोचना है कि कैसे विषम संख्या का योगफल निकाल सकते हैं। विषम संख्या का योगफल एक फार्मूला आप याद रखेंगे, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग एन बराबर होता है n²। ठीक है, विषम संख्या का योग निकालना होगा तो क्या याद रखेंगे, n²। अब ये सोच के देख लीजिए कि 0 से 50 में कितनी विषम संख्याएं होंगी, 25 विषम संख्या होंगी। 25 का स्क्वायर कर लीजिए, आ गया 625। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विषम संख्या का जो योग होगा n² होगा। अब ये सोचना पड़ेगा हमें कि 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, 25 विषम संख्याएं। अब 25 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 625, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो भी होगा। अगर ऐसे नहीं तो आप इस प्रकार से बनाओ, थोड़ा लॉन्ग जाएगा। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, और उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो सभी दोस्तों को, सभी छात्रों को हर्ष संघर्ष में शामिल होनी चाहिए और संघर्ष अनवरत करते रहना ही चाहिए जब तक आपकी सफलता नहीं प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो वही लिखा है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। अच्छे दिन अगर आपको लाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत की कोई चीज़ होती ही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 51। समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सार्वयंतर पूछा है। और ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन 2021 में आया हुआ प्रश्न है, सिर्फ सार्वयंतर पूछा है। तो सार्वयंतर निकालने के लिए T2 - T1, ये आपका दिया गया है श्रेणी 10 -10 -6 -2 और 2, इस प्रकार से। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। इसको हम लोग पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, तो T2 आपका क्या दिखाई दे रहा है, -6 माइनस T1 क्या है, -10, माइनस तो पहले से फार्मूला में हो गया, -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो भी होगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपके टाइम में भी पूछा ही जाएगा। और ऐसे प्रश्न तो एकदम VVI है। इससे पहले भी इस टाइप का सवाल बताया गया था कि ऐसा सवाल चाहे कुछ भी कर लो 1 नंबर का रहेगा ही। जब भी यहाँ से x की वैल्यू आएगा तो कुछ करना नहीं है, जो आपका दिया गया है x+2 श्रेणी का और 3x फिर है 4x + 1, ये ऐसे दिए रहेंगे कुछ समांतर श्रेणी के पद, इसमें से x की वैल्यू पूछा जाएगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। ठीक है, इसमें करना क्या है, T2 - T1 बराबर T3 - T2। जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो इस प्रकार की कंडीशन को पालन करना है। यानी T2 आपको दिख रहा है 3x - T1 है x+2। इस माइनस को इस बचाने के लिए नेगेटिव को यहाँ पे ब्रैकेट साइन देना पड़ेगा, बुडमास का यूज करना है। T3 का वैल्यू 4x + 1 हो जाएगा और -T2 का मान आपका 3x है। अब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो 3x - x - 2 होगा, 4x में से 3x चला जाएगा, x बचेगा और प्लस ही 1 होगा। 3x में से x चला जाएगा, 2x - 2 बराबर x + 1 होगा। प्लस में उस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1 और +2, यानी x बराबर आपका 3 होगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो C होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। समांतर श्रेणी का सार्वयंतर पूछा गया है कि सार्वयंतर क्या होगा। अब सार्वयंतर निकालने के लिए ये आपका T1 हो गया, ये T2 है, T3, ये T4। तो सार्वयंतर बराबर T2 - T1, T2 का वैल्यू -4 और T1 का वैल्यू 0। इसको घटाएंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी -4। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो C होगा। 10वां पद पूछा है कि 10वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी 2 7 12 ... का 10वां पद। जैसे ही 10वां यानी nवां है ना, 10वां यानी nवां यानी T10, और T10 जब बोलेगा तो a + 9d, a की वैल्यू वहाँ से 2 हो जाएगा, 9 × d की वैल्यू 5 होगा। सार्वयंतर तो 5 ही होगा ना, d बराबर तो 2 और 9 × 5 = 45, 45 और 2
47, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए ये भी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार्वंतर पूछा है। श्रेणी आपको इस प्रकार से दिया गया है 3/4, 5/4, 7/4 और 9/4 इस प्रकार से है। अब इसमें सार्वंतर पूछा है, तो ये जो आपको दिया गया है ये T1 है, T2, T3, T4। सार्वंतर D को हम क्या करते हैं T2 माइनस T1। T2 की जो वैल्यू है 5/4 और T1 की वैल्यू है 3/4। 4 के एलसीएम 4 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यानी इसका सार्वंतर जो आया 1/2 आया। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा, 1/2। समांतर श्रेणी का कौन सा पद प्रथम पद ऋणात्मक है? देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पद होगा जो प्रथम पद ऋणात्मक होगा। तो प्रथम पद ऋणात्मक होने के लिए ऐसे प्रश्न पीछे भी हम लोग देख चुके हैं, इसमें भी क्या करेंगे, विकल्प का चयन करेंगे। अब हमारा जो पद दिया गया है 25 है, 20 है और 15 है, इस प्रकार से डॉट 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 पूछा है कि प्रथम ऋणात्मक पद इसमें क्या होगा, कौन सा ऐसा पद होगा जो ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक होने के लिए हमें छठा ही पद दिया गया है। ये देखिए 6वां लिखा हुआ है और ये 7वां है, 8वां है या 9वां है। अब इसमें से पूछा है ऐसे कौन से पद होंगे जो ऋणात्मक होंगे, ठीक है, समझ गए। तो छठे पद T6 बराबर हो जाएगा A + 5D। विकल्प नंबर अगर A की बात करें, ऑप्शन नंबर A छठा पद, तो A + 5D होता है। A का वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगा, 5 और D का मान जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, -5, यानी D का मान -5, तो 5 माइनस 5 × 5 = 25, यानी यहाँ से आएगा -20। यानी इस ऑप्शन में जो हमें दिखाई दे रहा है वो विकल्प नंबर A की चयन किया गया। तो इसमें से ऐसे हैं जो हमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A ये लिया गया है छठे पद। तब तो ये जो है सर ऋणात्मक पद हमें दिख रहा है कि -20 है। क्या 7वें पद लेने से ऋणात्मक पद होंगे? 7वां को लिया जाए T7 बराबर हो जाएगा A + 6D। अब A की वैल्यू है 2, A की वैल्यू है 25 ना, अच्छा 1 मिनट, यहाँ 25 होगा, ये 25 होगा ना, तब तो ये कट करके 0 आ जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर A भी अभी ऋणात्मक नहीं है। 25 + 6 × D का वैल्यू है -5, यानी 25 और 6 × 25 = 30, ये आपका आ रहा है -5। यानी विकल्प नंबर B ऐसा है, 7वां पद ऐसा है जो प्रथम ऋणात्मक पद जो देगा 7वां पद देगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से 8वें पद को अगर देखा जाए तो 8वें पद के लिए T8 बराबर A + 7D। अब A की वैल्यू 5 और +7 × D की वैल्यू आपकी -5 हो जाएगी। अब ये हो जाएगा 25 - 35, यानी यहाँ से भी -10 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हो रहा है, तब तो ये भी होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में कुछ सुधार करना चाहिए कि प्रथम पद ऋणात्मक पद कौन नहीं हो सकता है, ठीक है, समझ गए। समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? इसमें से कौन सा पद होगा जो प्रथम ऋणात्मक होगा? क्या क्वेश्चन ठीक करके, अच्छा क्वेश्चन से देख लेते हैं चल करके क्या होता है। ऐसे तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन आ रहे हैं जो नेगेटिव हो, देख लिया जाए। इसमें देखिए क्वेश्चन में हमारा है 20, 25, 20 और 15, ठीक है। तो कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, ऐसा कौन सी पद होगी इसमें, ठीक है ना। तो Tn बराबर A + n - 1 × D। A की वैल्यू 5, 25 और n हमें मालूम नहीं है, यही तो पूछ रहा है ना, और D की वैल्यू -5 है, यानी कि 25 और ये हो जाएगा -5n और +5, यानी 25 और 5 ये हो जाएगा 30 - 5n। इनकी जगह पे अगर हम 6 भी रखेंगे तो 6 × 25 = 30, 30 में से 30 जाएगा तो 0, चाहे वैसे चले या ऐसे चले, ठीक है। इनकी जगह पे छठे पद को रखा जाए। यहाँ पूछा ना कि कौन सा पद, यानी कि n पूछा है, कौन सा पद प्रथम पद ऋणात्मक होगा, तो छठा पद ऋणात्मक थोड़ी ना हो रहा है। अगर n की जगह पे 6 रख लिया जाए, -5 × 6, तो 6 × 25 = 30 और -30, ये ऋणात्मक थोड़ी ना हो रहा है, ये तो शून्य हो रहा है। 7 भी रखेंगे तो ऋणात्मक तो होगा, तो 8 भी रखने पर ऋणात्मक हो रहा है ना, ठीक है। तो इस प्रश्न में तो हाँ, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करना होगा कि कौन सा ऋणात्मक पद नहीं है, तब तो ये हमारा जो हो जाएगा विकल्प नंबर A होगा।
कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक नहीं होगा? अच्छा, कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा? तो बिल्कुल हाँ ठीक। तो एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि हाँ कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक पद है ना, यानी है 7 तो 8वीं पद को भी तो देखा जाए तो हो जाए ना। अच्छा सही बात है, प्रथम पद जो है प्रथम पद ऋणात्मक होगा, ठीक बोल रहा है। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर क्या होगा? तो ए होगा, छठी पद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सी समांतर श्रेणी में नहीं है? अब समांतर श्रेणी में नहीं है, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको देखा जाए ये समांतर श्रेणी का ही रूप है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ये तो समांतर श्रेणी है। इसे देख लिया जाए ऑप्शन नंबर बी को, ये रूट 2 है। रूट 8 को क्या 2 रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 18 को 9 दूना 18 3 रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 32 को 8 चौके 32 16 दूना 32 4 रूट 2 लिख सकते हैं। यानी इन दोनों का, इन सबों का गैपिंग देखा जाए तो कितना दिख रहा है? रूट 2। ये भी कितना दिख रहा है? रूट 2। ये भी कितना दिख रहा है? रूट 2। और जिसका सार्वभौमिक समान है तब तो वो एपी में है, ये एपी में है, ये भी आपका एपी में है, क्योंकि ये एपी का ही रूप दिया हुआ है, ठीक है। विकल्प नंबर सी की बात किया जाए तो सी में 0.3 है, 0.3, 0.3, 0.33 इस प्रकार से गया है। अब देखिए ये 0.3 यहाँ तक के तो सही है, यहाँ तक भी सही है, लेकिन यहाँ से कुछ अलग है, तब तो ये भी, ये आपका एपी में नहीं होगा। लेकिन इसे जरा चेक कर लिया जाए, 1/2, 1/3 और 1/6। T2 आपका हो गया -T1 है ना, डी निकालने के लिए। तो T2 1/3 माइनस 1/2, इसे एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3, -1/6। इससे निकाल करके देख लीजिए 1/6 और -1/3, 3 और 6 के एलसीएम भी 6 ही होगा, एक यहाँ आपका हो जाएगा -2, -1/6। यानी ये भी आपका एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है। यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, यदि संख्याएं ऐसी हो समांतर श्रेणी में तो x का मान पूछा जा रहा है। और देखिए ये भी प्रश्न 2020 में पूछा गया है। x की वैल्यू श्रेणी है 2x - 1, 3x + 2 और 6x - 1। जब भी ऐसा x की वैल्यू पूछेगा तो 3 पद दिए रहेंगे, तो T2 - T1, T2 - T1 और T3 - T2। तो T2 आपको है 3x + 2 - T1 है 2x - 1 बराबर T3 6x - 1 और T2 है 3x + 2। ये हो जाएगा आपका 3x + 2 - 2x + 1 बराबर 6x - 1 - 3x और -2, ठीक है। 3x में से 2x चला जाएगा तो 1x बचेगा, 2 और 1 ये 3 होगा। 6x में से 3x जाएगा तो 3x बचेगा, 2 और 1 -3 हो जाएगा। x - 3x बराबर -3 और -3, ये हो जाएगा आपका -2x और ये हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कटेगा 2 3 6, यानी x का जो मान होगा वो 3 होगा। विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 में देखेंगे, इसमें भी p का मान ज्ञात करना है। अब इसमें भी 3 ही टर्म है, p + 1, तो फिर से हो जाएगा T2 - T1, T3 - T2। T2 आपका जो है से 2p + 1 है, -T1 आपका p + 1 है, माइनस कर लेंगे। T3 का वैल्यू है आपका 4p - 1 और T2 है 2p + 1, इस प्रकार से, यानी ये 2p + 1 -p - 1, 4p - 1 -2p - 1, ठीक है। तब तो ये -1 और ये -1 कटेगा, 2p में से एक p चला जाएगा तो p + 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 4p - 2p, ये 2p - 1, ये p - 2p - 1 -1 -p बराबर -2, यानी p की वैल्यू जो यहाँ से दिख रहा है वो 2 दिख रहा है। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, जब एपी के प्रथम पद 2 है और सार्वभौमिक 3 है तो एपी की 3 पद क्या होंगे? एपी की 3 पद पूछा जा रहा है, यानी कि एपी का पहला पद ए हो गया, दूसरा पद आपका a + d और तीसरा पद हो जाएगा a + 2d। यानी a की वैल्यू आपका 2 है तो 2 तो ठीक है, सार्वभौमिक 3 है तो 2 + 3 ये हो जाएगा 5, फिर यहाँ हो जाएगा 2 + 2 × 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6 2 8, 2 5 और 8,
2 5 8, विकल्प नंबर क्या होगा, बी होगा। बस क्वेश्चन का लेवल भी इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में रहेगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ के लिए क्वेश्चन नंबर 61, AP 4 10 16 22 28 का सार्वयंतर पूछा जा रहा है। सार्वयंतर यानी D, और D बराबर T2 माइनस T1। कोई जरूरी नहीं कि T2 माइनस T1, दूसरे पद में से पहले को या तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे। तो T2 आपका 10 है और ये 4 है, ये घट के आ जाएगा 6। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी होने के लिए सबके लिए गैप कितना होनी चाहिए, सार्वयंतर समान होनी चाहिए। यहाँ क्या सार्वयंतर 2 है? क्या यहाँ सार्वयंतर 2 दिख रहा है? नहीं, ये श्रेणी में नहीं है। इसे देख लिया जाए, इसका D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, यानी कि ये आपका हो जाएगा -6 + 10, तो ये 4 होगा। अब क्या यहाँ से देख लिया जाए, इसमें से -2 और +6, तो -2 और +6 यहाँ भी आ गया 4, यानी ये तो AP में है, ठीक है। इसे देखा जाए, यहाँ का गैपिंग कितना है, 2, जबकि यहाँ का गैपिंग 1, AP में नहीं होगा। ये देखिए √6 √9 √12 √3 √6 किसी का वर्गमूल है ही नहीं, तो ये तो घटेगा ही नहीं, तो ये ऐसी AP में नहीं दिख रहा है। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा, ए श्रेणी में है। समांतर श्रेणी 1/8 1/3 3/8 का सार्वयंतर पूछा है। 1/8 1/3 और 3/8। D निकालना है, दूसरा पद माइनस पहला पद। 3 8 का एलसीएम 3 8 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा 8 बचेगा, 8 से 8 कटेगा 3 बचेगा, 5/24। 5/24 1/8 1/3 और 3/8, 1/3 माइनस 1/8, 3 और 8, 3 से 3 कटा 8 गया, 8 से 8 कटा 3 कटा, 8 में से 3 गया 5, 5/24 तो ही होना चाहिए, कोई विकल्प ही नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 64, चौथा पद क्या है ये पूछा है। 7 है √28 और √63। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और देखिए ये पूछा भी गया जस्ट 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। श्रेणी आपका है 7, फिर है √28 √63। इस प्रकार से चौथा पद पूछा है। 3 पद तो यहाँ दिख रहा है, चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद निकालने के लिए T4 निकालने के लिए हमें A प्लस क्या होगा, 3D होगा। A प्लस 3D होगा ना, चौथा पद निकालने के लिए A प्लस 3D होगा। नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। देखो ना, ये हुआ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और चौथा पद यही तो है T4। समझ गए? AP का चौथा पद तो ऐसे ही होगा ना, AP का जो होता है फार्मूला A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। चौथा पद पूछा है तो A प्लस 3D होगा। तो यहाँ से देखा जाए, पहले श्रेणी को ज्ञात कर लिया जाए कि कौन सी वैल्यू होगी इसमें D की। अब √28 को क्या लिख सकते हैं, 7 चौके 28, 4 की वर्गमूल 2, यानी कि ये हो जाएगा 2√7, 9 7 63, ये हो जाएगा 3√7, यानी इस प्रकार से ये चलता रहेगा। तब सोच लीजिए, यहीं से देख लीजिए, हालांकि यहाँ पे 7 नहीं √7 होनी चाहिए, यहाँ पे जो होना चाहिए वो √7 होना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न को थोड़ा सुधार करेंगे, √7। अब सोचिए यहाँ 1 √7 है, यहाँ 2 √7 है, यहाँ 3 √7 है, तो अगला क्या होगा, 4 √7 होगा। अब 4 √7 इसमें से ऐसे कौन से विकल्प होंगे जो 4 √7 होगा, ये लॉजिकली सोचना है। ऐसे बनाने के लिए T4 A प्लस 3D, A का मान रखोगे D का मान रखोगे, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे ट्रिकी सोचना है कि ये √7 है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सुधार करेंगे, √7 √28 √63। तो ये पहला आपका √7 है, दूसरा पद 2 √7 है, तीसरा पद 3 √7 है, तो निश्चित है कि अगला पद जो होगा वो 4 √7 होगा। तो 4 √7 होने के लिए कुछ करना नहीं है, ये 4 √7 है ना, इसी को वर्ग कर लो और फिर से रूट चला लो, यानी कि ये हो जाएगा 16 और गुने 7, 16 7 7 42, बच गया 4 और 7 एकम 7 तो 4 11, यानी √112। √112 एक ऐसी होगा जो क्या हो जाएगा, 4 √7 होगा। देखिए इसे करने के लिए कुछ करना नहीं है, पहला पद √7 दिख रहा है, दूसरा ये 2 √7 है, तीसरा 3 √7 है, तो चौथा 4 √7 होगा। अब 4 √7 इसमें से कौन से विकल्प होंगे, तो कुछ करना नहीं, इसे आप वर्क कर लो, आसानी से हो जाएगा। जो चौथा दिख रहा है ना उसी को वर्क कर लीजिए और वर्क करके फिर से रूट चढ़ा लो। वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 16 7 112, फिर से रूट चढ़ा लेंगे, यानी 112 जो होगा वो इस पद का चौथा पद होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2022 में ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 64।
जो 2022 में पूछा गया है। तो ऐसे ही सवाल वहाँ रहेंगे, अब देख करके दिमाग तो घूमना शुरू हो जाएगा। इसलिए धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी है, हर एक क्वेश्चन पे पेशेंस रखना ही होगा। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ये हर एक साल कहीं ना कहीं पे दिख जाता है, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो ए का वैल्यू पूछा है। अब क्रमागत पद है 5/2 है, ए है और आपका 2 है। ए की वैल्यू पूछा है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T2 आपका ए है, T1 आपका 5/2 है, T3 2, T2 ए। तो ये ए और ए माइनस है तो इस तरफ आकर के ये प्लस होगा, ए 2 माइनस है तो इस तरफ आकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a, ये 4 और 5 ये कितने हो जाएंगे 9/2। अब ये 2 इस तरफ आएगा तो 4a बराबर 9, यानी a की वैल्यू 9 बटा यहाँ से क्या हो जाएगा 4, 9/4। तो कटेगा भी तो ना, नहीं कटने वाला तो है नहीं, यानी इसका जो होगा 9/4 होगा। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। a T2 a, T1 5/2, T3 2, T2 आपका a हो गया, ठीक है। माइनस से इस तरफ आ गया प्लस, ये माइनस इस तरफ आ गया प्लस, 2 दूना 4 और 5 9, 9/2 सही तो है। 2 दूना 4 a बराबर 9, a बराबर 9/4, 9/4 होगा, है ना। 9/4 इससे विकल्प को आप चाहे तो सुधार सकते हैं। अगर विकल्प सुधारेंगे तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 9/4। समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद पूछा है। 12वां यानी T12, और T12 कहेगा तो a + 11d, ठीक है। इस प्रकार से दिखाना है। 12 पूछेगा तो 1 कमा देना है d के साथ। a की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कितना, a की वैल्यू 14 और d की वैल्यू -5, तो a का मान हो जाएगा 14 और d का वैल्यू -5। 14 11 5 55, 55 में से 14 घटा लो, 5 में से 4 गया 1 और ये -41। विकल्प नंबर जो होगा वो भी। ऐसे प्रश्न हम लोग पीछे भी शायद देखे होंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सार्वयंतर -4 है, तो इसके प्रथम 10 पदों का योग पूछा गया है कि 10 पदों का योग क्या होगा। हमारा समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी a दिया गया है 13 और सार्वयंतर d दिया गया -4, तो इसके प्रथम 10 पदों का योग यानी इस 10 पूछा है। इस 10 यानी n/2 × 2a + n-1 × d। अब n के जगह पे आपका 10 है, 2a, a की वैल्यू जो होगा वो 13 + 13 - 1 और d का मान -4, ठीक है। अच्छा 10, 1 मिनट, 10/2 2a 13 + n का मान 10 -1 और गुणे d का मान -4। ये 5 और ये 13 दूना 26, 9 और प्लस माइनस 9 चौके 36, 36 - 26 -10, 10 बचे 50, यानी -50 प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। यदि समांतर श्रेणी का सार्वयंतर 2 है, 9वां पद an है। देखिए 9वां पद दिया है an, तो a17 - a13 क्या होगा, ये ऐसे लिखा हुआ है प्रश्न an, तो a17 - a13 की वैल्यू पूछा है, क्या होगा। देखिए ये प्रश्न 2021 में पूछा गया, तो ऐसे प्रश्न का आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी वस्तुनिष्ठ में दिया जा सकता है, ठीक है, जैसे आप देख भी रहे और ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। तो समांतर श्रेणी का सार्वयंतर 2 है, यानी d की वैल्यू तो आपको 2 दिख रहा है। 9वां पद जो है an है, और an को क्या कहा गया, an को कहा गया tn, ठीक है ना, यानी कि 9वां पद T9 बराबर an है, यानी tn है ना। 9वां पद T9 बराबर tn दिया गया, tn को ही an कहते हैं। तो पूछा है कि a17 और -a13 की वैल्यू क्या होगी, तो a17 के लिए हो जाएगा आपका a + 16d और -a + 12d। अब इसे घटाना है, ठीक है, तो हालांकि दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल के घटा सकते हैं। और a + ये क्या हो जाएगा 8d बराबर tn बराबर आपका हो जाएगा ये a + n - 1 × d।
तो ये ए से तो कटेगा, ये 8d बराबर ND और माइनस डी, ठीक है। यानी कि ये आपका ये 9d हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ND, यानी ये d से d कटेगा तो n की जो वैल्यू दिखाई दे रहा है वो कितना है, 9 है। इस प्रश्न को देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से समझेंगे। 9वां पद an है यानी Tn है, तो T9 बराबर a प्लस 8d बराबर Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए से a कटेगा, 8d बचेगा, अब यहाँ से गुना करेंगे तो ND माइनस डी, ये माइनस में d है, उस तरफ जा करके क्या होगा प्लस d, यानी 9d हो जाएगा, बराबर ये ND बचेगा। अब ये d से d कटेगा तो n बराबर क्या दिखेगा, 9। अभी n की वैल्यू जो आई है वो 9 आई है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि a17 और a13 का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो जब n की मान, एक मिनट, जब हमें n की मान आया है 9, ठीक है, और सार्वयंतर हमें तो दिया हुआ है ना 2, सार्वयंतर तो 2 दिया हुआ है, तो हमें 9 n का वैल्यू 9 है। अब हमें चाहिए d की वैल्यू, तो d की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा, यानी कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमें मालूम नहीं है ना, समांतर श्रेणी में ए की वैल्यू पता नहीं है। अब Tn यानी कि अगर T9 को लिए देखा जाए तो a प्लस 9d। अच्छा एक मिनट, यहीं सब निकाल लेंगे, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, हमें a की वैल्यू निकालना पड़ेगा, d की मान तो हमें दिया गया है। अब T9 जो दिया गया है, T9 बराबर होता है a प्लस 8d। अब T9, ठीक है ना, T9 यानी n की जगह पे 9 तो है ही, ठीक है। अब a का मान जो हो जाएगा a प्लस 8, d का वैल्यू कितना है हमारा, d का वैल्यू 2, तब तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये a ना 8 दूना के 16, ठीक है। और T9 यहाँ से हमें निकालना होगा a17 माइनस a13, तो a की वैल्यू तो इसमें है नहीं, जबकि यहाँ से T9 बराबर Tn आया तो ये कटेगा तो n का वैल्यू 9 हो जाएगा। अब Tn यानी 9 अगर हम निकालना चाहते हैं तो n का वैल्यू 9 है ना, Tn यानी कि अगर ये जो दिख रहा है n का मान 9, किसमें, इसमें ये अच्छा हाँ यहाँ पे इसमें, हाँ यहाँ तो d की मान लिखा है, लिख ही सकते हैं, सही बोल रहा है। अब देखिए d का मान यहाँ हम रखेंगे, तो d का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, जब d का वैल्यू रखेंगे 8 गुने d का मान 2 है ना, तो n गुने 2 और माइनस 2, ठीक है। तो इसको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं था, यही से हम कर लेते ना, 8d 1d 9d, 9d बराबर ND, तो d का मान रखते तो कटता ही, तो क्या फ़ायदा हुआ, है ना। यानी कि यहाँ से d कटेगा तो n का मान तो 9 ही होगा ना, n का मान तो 9 आ रहा है। अच्छा अब रुक जाइए, 9वां पद an है, an यानी Tn, तो n का वैल्यू 9, ठीक है। ऑप्शन से फिर चलने का कोई उपाय है, रुक जाइए। तो n का मान जब 9 आ चुका है, हमें a17 पूछा है, तो a प्लस 16d, a का मान तो हमको निकालना ही पड़ेगा, है ना। a का मान निकालने के लिए Tn की वैल्यू क्या लिया जाए कि a का वैल्यू आएगा, है ना। इसमें हालांकि जब तक a का मान दिया नहीं रहेगा तब तक कैसे निकाल सकते हैं, हालांकि और इसमें कुछ होना चाहिए। यदि समांतर श्रेणी का सार्वयंत्र 2 है, 9वां पद an है, 9वां पद an है, तो n का मान तो हम निकाल लिए। अच्छा एक मिनट, अगर Tn में रखते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मान मालूम नहीं है, n के जगह पे 9 माइनस 1 और d के जगह पे 2, तो a प्लस 8 दूना के 16 हो जाएगा, 16। सपोज मान लीजिए कि Tn को अगर हम 0 लेते हैं तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू माइनस 16 होगा। अगर माइनस 16 ले रहे हैं हम यहाँ और प्लस 16 गुने डी, तो 16 दूना 32 में से 16 जाएगा, 16 बचेगा इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू हमारा कितना, माइनस 16 और प्लस 12 गुने डी,
24 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस प्लस 16 में से 12 दूना 24 में से 16 चला जाएगा तो बचेगा 8। अब 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8। यानी इस विकल्प में हमारा विकल्प नंबर सी तो दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा कि जब ऐसे स्थिति में हमें ए की वैल्यू ना दिया हो, ठीक है, तो जो टीएन दिया गया है उसी में रख करके और यहाँ से ए की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इक्वेशन मान लेंगे। यहाँ पे क्या करना होगा, इक्वेशन मानना होगा। ए की वैल्यू हमारा 16 हो जाएगा, -16। अब जब -16 हो जाएगा तो इसमें रखेंगे ए के बाद -16, 16 गुने डी का मान आपका 2, 16 दूना 32 में 16 जाएगा, 16 बचेगा। माइनस ए की वैल्यू -16 प्लस 12 गुने डी, डी का मान 2 है, 12 दूना 24, 24 में से 16 जाएगा 8। अब 16 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या होगा। T12 बराबर a प्लस 11 डी। अब a की वैल्यू 5, 11 और गुने डी, डी की वैल्यू 3, 5 और 11 33, 33 5 38। विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। देखिए लास्ट प्रश्न है तो लास्ट है। अब लगभग जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होगा और पूछे हुए प्रश्न होंगे। ठीक है। यदि समांतर श्रेणी का नौवां पद ए एन बराबर 9 - 5 एन है तो A7 की वैल्यू पूछा है कि A7 की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे प्रश्न और ये पूछे हुए प्रश्न है और ये सब फंसाया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि नौवां पद ए एन बराबर, नौवां पद हमें कह दिया कि नौवां पद ए एन बराबर 9 - 5 एन है। ठीक है। तो हमें निकालना है A7 की वैल्यू। तो A7 है तो A + 6D का मान पूछेगा, यानी निकालना हमको यही है A + 6D का वैल्यू। अब यहाँ से जो हमारा Tn दिया गया है 9 - 5 एन, T1 रखेंगे तो 9 - 5 गुने 1 यानी ये 4 होगा। T2 रखेंगे तो 9 - 5 गुने 2 ये -1 हो जाएगा। T3 रखेंगे तो 9 - 5 गुने 3 ये -6 होगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हमारा AP का जो निर्माण होगा वो हो जाएगा आपका 4 - 1 - 6। ठीक। तब तो यहाँ से A की जो वैल्यू होगी 4 होगी और D का वैल्यू हो जाएगा कितना, -1 और -4 यानी -5 हो जाएगा। D का सार्वंतर -5 होगा। अब हमें पूछा है A + 6D, A का मान हो गया 4 और 6 D का मान -5, तो 4 और प्लस माइनस -6 पंजे 30 होगा ना, माइनस हो जाएगा 26, -26 यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो भी होगा। ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को घुमाया गया, सिर्फ कहा क्या गया कि T नौवां पद जो है एन बराबर 9 - 5 एन है। ठीक है। यानी इसको अगर हम हल भी करते हैं ना तो एन की वैल्यू वही आती, जो एन जो दिख रहा है ना इतना ही आता एन का मान। ठीक है। तो इस प्रश्न में थोड़ा पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है। बस जो दिया गया है ए एन, इसको निकाल करके सीढ़ी निर्माण कर लीजिए और हमें पूछा है A7वीं पद तो A + 6D हो जाएगा। हालांकि देखिए नौवां पद इतना दिया है, नौवां पद ए एन दिया है, यानी ये दोनों बराबर है, जितना नौवां पद है उतना एन है, तो एन की वैल्यू क्या होगी। अरे देखे ना T से T कटेगा, टी एन को ए एन को क्या कहते हैं, TN कहते हैं ना, तो T से T जाएगा तो एन बराबर क्या दिखेगा, 9 दिखेगा, एन का मान 9 ही होगा। तो इससे घबराना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को फंसाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 71, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का अंत से 30वां पद बराबर है। अब देखिए अंत से 30वां पद बराबर पूछा है कि अंत से 30वां पद क्या होगा, 30वीं पद पूछा है, अंतिम से 30वां पद। अच्छा अंत से कहाँ, इसमें तो कहीं पे अंत से है ही नहीं। ठीक है। 30वां पद यानी कि T30 बराबर हो जाएगा A + 29D। अब A की जो वैल्यू होगी वो 10 होगा और D का मान जो हो जाएगा वो आपका -3। तो 9 × 27 बच गया 2, 3 दूना 6, 2 8, 87 यानी कि 10 जाएगा तो -77, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। -10 -6 2 -2 34 में पदों की संख्या। अब पदों की संख्या बात ना करें, पदों की संख्या यानी कि n पूछा है। ठीक है। n की वैल्यू है। अब देखिए ये श्रेणी दिया गया है, इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है फिनाइट एपी है। कौन सी एपी है, फिनाइट एपी, जिसको हम लोग परिमित एपी कहते हैं। परिमित एपी यानी परिमित श्रेणी है जिसका अंतिम पद दिया रहे, और अंतिम पद जहाँ पे दिया रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा, TN कहलाएगा। तो हमारा जो श्रेणी है -10 है, -6 -2 2 इस प्रकार से ये आपका 34 दिया गया, तब ये आपका क्या है, TN है। ठीक है। तो TN बराबर होता है A + n - 1 × D, और TN की जो वैल्यू दी गई है
वो 34 है। 34 बराबर ए का मान -10, n मालूम नहीं है, और डी का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा -6 और -10, ठीक है, -10, तो ये हो जाएगा 4 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 34 -10 और प्लस 4n - 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 34 और 4n - 14, तो 34 और प्लस 14 बराबर 4n, 4 और 4 8 और 3 और 1 4, 4n, 12 चौके 48, यानी n की मान जो होगा वो 12 होगा। इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 73, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है? कौन सा पद पूछा है कि 88 है, यानी n पूछा है, Tn बराबर a + n - 1 × d, ये 88 दिया गया है। a की वैल्यू 1 प्लस n मालूम नहीं है, d की वैल्यू वहाँ से 3 हो जाएगा, 88 बराबर 1 + 3n - 3, 88 बराबर 1 में से 3 चल जाएगा तो आपका बचेगा -2 + 3n, 88 और 2 90, 3n, 30 3 90, यानी n का मान 30। 30वां पद जो होगा वो आपका क्या होगा 88 होगा। क्वेश्चन नंबर 74, श्रेणी का मध्य पद ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से मध्य पद आ गया, मध्य पद या मध्यगत पद या समांतर माध्य, तीनों एक ही है। और मध्य पद पूछेगा, मध्य पद रहे या तो फिर मध्यगत पद रहे, मध्यगत पद वही चीज़ है। समांतर माध्य कहेगा तो भी वही है ना। और इन सबों बराबर होता है पहला पद प्लस अंतिम पद और बटा 2। तो इसमें पहला पद 6 है, अंतिम पद आपका 216 है बटा 2, 216 और 6 222 बटा 2, 1 1 1 1, यानी 111। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। 75, समांतर श्रेणी के लिए A30 - A20 का मान पूछा है कि क्या होगा, पूछा हुआ प्रश्न है। A20 यानी T30 और T20, AN कहिए या TN कहिए, है ना। इसकी वैल्यू पूछिए कि ये क्या होगा। तो हमें श्रेणी जो दिया गया है वो 2 है, 7 है, 12 है और 17 है। यहाँ से A की वैल्यू क्या होगा 2 और D की वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो T30 है तो A प्लस क्या हो जाएगा 29D, और फिर से इसका वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा 19D। A की वैल्यू आपका 2 है, 29 × 5, 2 9 × 5 = 45, बच गया 4, 5 × 10 और 4 14, 147 ये हो गया इसकी वैल्यू। अब इसमें से घटाना कितना है तो A की वैल्यू है 2 + 19 और D का मान कितना आ रहा है 5, 19 × 5 = 95, है ना। है अब 95 और 2 97 हो गया। अब 147 में से 97 को घटा लेंगे 0, 14 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी 50 हो गए। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद, यानी n पूछा है, Tn दिया गया है, कौन सा पद शून्य है ये दिया हुआ है। तो Tn बराबर हो जाएगा a + n - 1 × d, और d कितना दिया गया है 0 दिया हुआ है। a की वैल्यू वहाँ से कितनी हो जाएगी 21, n हमें मालूम नहीं है, d का मान -3 बराबर 0, यानी 21 - 3n और +3 बराबर 0, ये हो जाएगा 24 - 3n बराबर 0, 24 बराबर 3n, 3 8 24, यानी n का मान कितना दिख रहा है 8। 8वां पद जो होगा ये वहाँ पद लिखा हुआ है, ठीक है। 8वां पद जो होगा शून्य होगा। 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य? बहुत VVI क्वेश्चन है ये, और पूछा हुआ प्रश्न है। लिखा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। 2 अंक कहाँ शुरू होता है 10 से, अंक जो होता है 0 से लेकर के 9 तक अंक होगा, लेकिन संख्या पूछा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या है। 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होगा ना, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13, इस प्रकार से 2 अंक कहाँ तक चला जाएगा 99 तक। लेकिन इसमें भी पूछा है कि 2 अंक से जो है, लेकिन ये कितनी सी विभाज्य होनी चाहिए 3 से, तो 3 से कट रहा है कौन 12, यानी कि चलना कहाँ से होगा 12, 12 के बाद फिर 3 15, 3 18, 3 21, इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा, यानी यहाँ तक ये कटेगा। तब तो यहाँ तक ये कटेगा तो सोच के देखिए कि ये फिनाइट एपी है, और फिनाइट एपी में अंतिम पद को क्या कहते हैं Tn कहते हैं। तो Tn हमारा दिया गया, यानी Tn बराबर हो गया a + n - 1 × d। Tn की वैल्यू 99 है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ये यहीं से ना स्टार्ट हुआ है, तो a का मान आपका हो जाएगा 12।
ए का मान हो जाएगा 12 प्लस n मालूम नहीं है, डी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 99, 3n माइनस 3, 12 में से 3 को घटा लीजिए 9 बचेगा और 9 उस तरफ जाएगा तो 90 हो जाएगा, यानी कि 3n 30 90, n का वैल्यू कितना हो गया 30। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे एक लाइक जबरदस्त मारना है, ठीक है। 78 के पहले क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है, कौन सा पद पूछा जा रहा है कि 82 होगा, है ना। तो कौन सा पद यानी n की वैल्यू पूछा है और 82 जब है तो 82 क्या हो जाएगा tn हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा है 2, 6, 10 और कितना 14, ये कौन सा पद 82 होगा, तो ये अंतिम पद दिया हुआ ना, यानी कि tn बराबर आपका 82 है। तो tn बराबर क्या हो जाएगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये आपका 82 है, a की वैल्यू 2 हो जाएगा प्लस n मालूम नहीं है और d की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 4, तो ये 82 और 2 प्लस 4n माइनस 4। देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 82 बराबर 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 प्लस 4n, अब 82 2 क्या हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 4n, 21 चौके 84, यानी इनकी n का मान कितना होगा 21। 21वां पद जो होगा वो आपका 82 होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है, 2019 का क्वेश्चन है ये। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या 25 ही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 80, बस कुछ और प्रश्न बचे हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। और ऐसे प्रश्न एकदम भी आई है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सब्जेक्टिव में पूछ लेगा। क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद 13 है और 12वां पद 25 है, यानी T6 6वां पद 12 और 12वां T12 जो है 25 है, तो a प्लस ये 5d हो गया ना बराबर 12, और ये जो हो गया हमारा a प्लस 11d बराबर कितना हो गया 25। इसे a और d निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाना होगा, 11d और बराबर 25, चिन्ह को बदलिएगा तो a से कट जाएगा, यहाँ माइनस कितना d हो जाएगा 6d, यहाँ माइनस 13, 6 5 11 ना, 12 ही तो है ना 12 और 13वां पद 25, ठीक है। तो -13, ये माइनस से माइनस कटेगा, यानी d की वैल्यू हो जाएगा 13/6। हमें पूछा है इसका पहला पद पूछा है ना, यानी a की वैल्यू, तो इसमें रख लीजिए a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5 और गुने d का मान 13/6 बराबर 12, a 13×5 65 और बटा 6 बराबर 12, यानी कि a की वैल्यू जो होगी यहाँ से वो 12 माइनस कितना हो जाएगा 65/6, 65/6। अब ये 12 छक्के यहाँ हो जाएगा 72 और माइनस यहाँ हो जाएगा 65 और बटा 6, यानी a का वैल्यू 72 में से 65 को घटा लो, 12 में 5 चला जाएगा 7 बचेगा ना, और ये 0 यानी कि 6, तो 7/6, इसमें तो कुछ है ही नहीं। किस समांतर श्रेणी का 6ठा और 12वां पद 13 और 25 है, 6ठा पद T6 12, 12वां पद 25, सही तो है, 5d 12, a प्लस 11d बराबर 25, ए से कटेगा -6d और -13d, 13 बराबर 25, d का मान d का मान 13/6, 13/6 जब लेंगे तो हो जाएगा a 13×5 65 और बटा 6 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 65/6, तो 12 छक्के तो 72 ही होगा ना, 12 छक 72 और माइनस 65, तो 7 बचेगा, 7/6 होना चाहिए प्रथम पद। ये क्या पूछा है, इसका पहला पद पूछा है ना, 7/6 होना चाहिए, जो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद T10, तो T10 बराबर a प्लस 9d। अब a की वैल्यू हो जाएगा 54 प्लस 9, d का मान वहाँ से कितना हो जाएगा -3, 9 तिया 27, ये कितना हो जाएगा 27। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो a होगा। यदि AP का प्रथम पद a सार्वयंतर d, तो nवां पद निम्नलिखित में कौन सा होगा, nवां पद, और nवां पद को क्या करते हैं Tn, और Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ऐसा विकल्प आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विकल्प नंबर बी। देखिए ये क्वेश्चन फार्मूला ही था और पूछा हुआ प्रश्न है, डायरेक्टली फार्मूला को नहीं पूछा गया, सिर्फ इसकी लैंग्वेज बदल दी गई। यदि AP का प्रथम पद a सार्वयंतर d है तो nवां पद पूछ लिया, nवां पद को Tn कहते हैं और Tn बराबर क्या आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद जीरो होगा? कौन सा पद जीरो, यानी Tn आपका दिया गया है जीरो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो। a का मान आपका 126, n हमें मालूम नहीं है, d का मान वहाँ से कितना आ जाएगा -6, ठीक है, -6 बराबर जीरो। 126 -6 n प्लस 6 बराबर जीरो। 126 तो 6 कितना हो जाएगा 132, 132 ना बराबर जीरो, यानी 132 बराबर 6n, 6 दूना 12 और 6 दूना 12, यानी n का मान कितना हो गया 22, 22 छक्के 132, यानी 22वां पद जो होगा वो कितना होगा जीरो होगा। ऐसे क्वेश्चन अलग अलग दिख रहे हैं, डाटा सबका सेम ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे भी पीछे में हम लोग देखा था, लेकिन कुछ न कुछ चेंजिंग दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, और 84 भी क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 2022 में ही। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका मध्य प्रथम पद क्या होगा? सामान्य पद को Tn कहते हैं, यानी कि Tn बराबर है 5n-7, n की वैल्यू 1 2 रखते चले जाएंगे, -7 ये -2 हो जाएगा। हमें तो प्रथम ही पद पूछा है ना, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? हमें जब प्रथम पद पूछा है तो आगे निकालने की क्या ज़रूरत है, प्रथम पद ऐसे निकल जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। हमें प्रथम पद ही तो पूछा था ना, तो T1 की वैल्यू निकालने से हमारा प्रथम पद आएगा -2। समय पास करने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, ये डबल टाइप हो गया है। समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद पूछा है T14, तो a प्लस कितना हो जाएगा 13d। a का मान आपका हो जाएगा 3 और 13, और d का मान हो जाएगा आपका 4। 3 + 13 चौके 52, 52 और 3 55, यानी इसका 55 जो होगा विकल्प नंबर बी 14वां पद होगा। 86, nवां पद क्या होगा? ये पूछा है कि इसका nवां पद, और nवां पद क्या होता है Tn, a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 16, d की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 5 माइनस में, तो a का मान हो जाएगा 16 n-1 -5, 16 -5n और +5, 16 5 21 -5n, 21 -5n विकल्प नंबर क्या होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वयंत्र पूछा है, और ये भी प्रश्न पूछे गए, ठीक है। Tn बराबर 5n-3, तो T1 रखो, T1 रखेगा तो 5 × 1 -3 बराबर -2 हो जाएगा। T2 रखिए, 5 × 2 -3, 10 -3 जाएगा तो 7, अब 7 में से 2 को घटा लीजिए, 7 2 9 हो जाएगा ना, यानी इसका ये तो -2 है ना, 5 में 2 होगा, तो यहाँ कितना का गैपिंग दिख रहा है 5 का, यानी विकल्प नंबर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 88, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वयंत्र डी है, तो इसका n पदों का योग क्या होगा? अब n पदों का योग जो है से, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया रहे, सार्वयंत्र दिया रहे, तो n पदों का योग 2 स्थिति में होता है। एक Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, और जब इसी के साथ अगर Tn दिया रहता तो Sn बराबर क्या हो जाता है n/2 इंटू a प्लस Tn हो जाता है ना, Tn यानी n हो जाता। तो इसमें सिर्फ पूछा है कि n पदों का योग क्या होगा, तो n पदों का ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? सभी प्राकृत संख्याओं का योग, और प्राकृत संख्याओं का योग जो होगा ना, प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। प्राकृत संख्याओं का योग आप इसे याद रखेंगे, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। नहीं तो आप इसे जनरल तरीके से बना सकते हैं। संख्या में कितना है 100 प्लस 1 और बटा 2, ये 50 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 50 गुने ये हो जाएगा 101, इसे गुना करेंगे 50 50 आएगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, 1 2 3 100 तक जोड़ना है तो ये प्लस का साइन होगा सब में, इस प्रकार से ये अंतिम पर Tn हो जाएगा, Tn से निकाल करके n निकालिएगा, फिर Sn निकालिएगा। तो ऐसे प्रश्न में इतना निकालना टफ है। इन प्राकृत संख्याओं को जोड़ने के लिए कहेगा तो प्राकृत संख्याओं का योग बराबर ये फार्मूला आप याद रखेंगे n इंटू n प्लस 1/2। प्राकृत संख्या कितने हैं 100, 1 से लेकर 100, नंबर कितना होगा 100 ही होगा, n की जगह पे 100 रख लेना है। 100 इंटू 100 प्लस 1 50 बार में कटेगा, 101 गुने 50, ये 50 50 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 90, बस 2-3 प्रश्न और है। 1 + 2 + 3 + ... n बराबर क्या होगा? ठीक है,
तो n की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, अब देखिए अभी जस्ट ये बताया गया, ठीक है, 1 + 2 + 3 प्लस, यानी ये रेगुलरिटी दिखा रहा है यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, ये इस प्रकार से जाएगा। और ये कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, प्राकृत संख्या। और अभी जस्ट प्राकृत संख्या के लिए लिखवाया गया कि प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1/2। तो इसमें देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं, n × n + 1/2, विकल्प नंबर सी। ऑप्शन नंबर n में है n + 1/2 है, ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी में है n × n + 1 और × n + 2 और बटा 2 है। ऑप्शन नंबर सी में है n × n + 1/2 है। ऑप्शन नंबर डी में आपका नन है। तो इसमें कहा है कि 1 + 2 + 3 + ... n, यानी एक ऐसी संख्या दिखाई दे रहा है नेचुरल नंबर। और प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1/2, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। ठीक है, यदि समांतर श्रेणी का समान पद 13 - 2n है तो इसका सार्वयंत्र क्या होगा। ठीक है, सामान्य पद को क्या कहते हैं, tn, और tn आपका दिया गया है 13 - 2n, यानी t1 रखेंगे तो 13 - 2 × 1 ये हो जाएगा 11, t2 रखेंगे 13 - 2 × 2 4, ये हो जाएगा 9। ठीक है, सार्वयंत्र पूछा है t2 - t1, माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा क्या होगा, डी होगा। समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योग, प्रथम 11 पदों का योग पूछा है, यानी S11 की वैल्यू पूछा है। तो S11 n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, समझ गए। अब देखिए n की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 2a, a की वैल्यू यहाँ से कितना होगा 2, और d की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 4। तो 2a का मान 2 + n 11 - 1 और d की वैल्यू 4, यानी ये 11/2, या a का मान कितना है 2 ना, तो ये हो जाएगा 4, ये 10 × 4, 11/2 × 10 × 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, 22 गुना के 44, 22 में 11 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 22 220 और 22 242, है ना, 242 ही तो होगा ना, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो भी होगा। और इस प्रश्न का ये अंतिम प्रश्न था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलें। अच्छा, एक देखिए कलाम जी का कुछ लाइनें भी हैं, हार कर और रो कर जीने से अच्छा है किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना जीवन दाव पर लगा दो, वही बेहतर होगा। चाहे हार जाइए, चाहे हार कर आपको मेहनत करना हो या रो कर करना हो, अगर मंजिल पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, हर समस्याओं से आपको जूझना ही पड़ेगा। तो ये आज इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 92। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।